नमस्कार बचवा लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। नवदीप सर आपके साथ आ चुके हैं। इसका मतलब आज होगा मॉडर्न हिस्ट्री पर करारा प्रहार। एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। पर सभी को एक बार प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, रोज सुबह 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ते हो, रोज दोपहर 3 बजे आप हमारे साथ जुड़ते हो, लेकिन आज जो ये दोपहर 12 बजे जुड़ने का सौभाग्य मिला है ना हम दोनों लोगों को, मजा आ जाएगा। चर्चाएं खूब होंगी, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अल्टीमेट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बहुत जो जबरदस्त प्रश्न पूछे गए हैं पुरानी परीक्षाओं में, उनको भी, जो अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी, सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए आज के सेशन को। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस ताबड़तोड़ सेशन में। परंतु उसके पहले, अगर आपने अभी तक नहीं किया है अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है बाबू, वो लिंक हमने दे रखा है आपको हमारे इस कमेंट सेक्शन में। तो लिंक जो कमेंट सेक्शन में है, उस कमेंट सेक्शन वाले लिंक पर क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो। प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स मिल जाता है डेली 10-12, डेली की क्विज मिल जाती हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब करने को मिलेगा एकदम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ें। ऐप के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, हु डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, उस पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया। तो सबसे पहले हम लोग जब पानीपत की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हो ना कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की हार हुई। दूसरा वाला जो पानीपत का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1556 में। और आप सभी जानते हो कि ये अकबर वर्सेस हेमू था, जिसमें अकबर की विजय हुई। और तीसरा वाला जो पानीपत का युद्ध था, इसमें मराठे लड़े थे। यह 1761 में हुआ था और मराठे अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़े थे। तो अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, क्या नाम है इसका? अहमद शाह अब्दाली कहो, अहमद शाह दुर्रानी कहो भैया। ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे, और मराठों में मराठों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो याद रख लेना, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ थे, वो नेतृत्व कर रहे थे मराठों का। दोस्तों, सेशन को शेयर करते रहो। आज इस नंबर को कम से कम 2000 लोगों तक पहुंचाना है। फटाफट आगे बढ़ा जाए। और यहां पर देखिए, अहमद शाह अब्दाली सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे, आप ऐप के अंदर, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी के अंदर पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चला जाए। आगे चल करके एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब बताइए जल्दी से, नादिर शाह ने कौन से मुगल शासक के ऊपर आक्रमण किया था और मुगल शासक को हराया था? तो नादिर शाह ने कौन से मुगल शासक को हराया? अब देखो, नादिर शाह आया सन 1739 में भारत में, और सन 1739 में इसने एक युद्ध लड़ा जिसे कहा जाता है करनाल का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? करनाल का युद्ध कहते हैं। मयूर सिंहासन जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो लूट करके ले गया ये भारत से। मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी लूट करके ले गया। अब ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ये दोनों के दोनों लुटे। तो लूटा किसने? नादिर शाह ने। किससे लड़कर? मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह, जिसके बचपन का नाम हुआ करता था रोशन अख्तर। क्या नाम था बचपन का? याद रखना दोस्तों, रोशन अख्तर हुआ करता था बचपन का नाम मोहम्मद शाह के। और मोहम्मद शाह को कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। क्या कहते हैं दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। याद रखोगे? चलो आगे बढ़ा जाए। आगे चल करके फटाफट नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं। दोस्तों, सेशन शेयर करना जारी रखो, रुको मत, ताबड़तोड़ सेशन शेयर करो। आगे चलकर यह बताइए कि पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पलास के फूल होते थे, इसलिए पलासी नाम था। दोस्तों, भारत में, आधुनिक भारत की वास्तव में शुरुआत अगर कहीं से मानी जाती है ना, तो आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है इस पलासी के युद्ध से। 23 जून सन 1757, 23 जून सन 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध था सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों के बीच। किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों के बीच। तो याद रखिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये नाम भी भूलिएगा मत, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ये कर्नल हुआ करता था अंग्रेजी सेना में। अंग्रेजी सेना का कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब,
बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया था। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से यह युद्ध जीता गया अंग्रेजों द्वारा, वरना सिराजुद्दौला ने तो अंग्रेजों के दांत ही खट्टे कर दिए होते। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। आगे बढ़े, एक और प्रश्न यहां पर हम लोग करें। मीर कासिम और ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो युद्ध हुआ है, मीर कासिम और ब्रिटिश आर्मी के बीच में युद्ध 1764 में हुआ है, जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो याद रख लेना, कुछ युद्धों के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से सबसे पहले 1757 में है, 1757 का प्लासी का युद्ध माना जाता है। उसके बाद 1764 का है, 1764 का जो युद्ध है इसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध। और एक और युद्ध है 1761 का, जिसे हम लोग कह चुके हैं तीसरा पानीपत का युद्ध। क्या कह चुके हैं दोस्तों? तीसरा पानीपत का युद्ध। फिर उसके बाद 1769 में ये लोग युद्ध लड़े और ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। फिर उसके बाद इन्होंने 1780 से लेकर 1784 तक लड़ाई की, ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। फिर उसके बाद 1789 से 1792 तक लड़ाई की, ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और उसके बाद 1799 में लड़ाई की, यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसके बाद 4 मई सन 1799 को 4 मई सन 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो टीपू को मारने वाला कौन? वेलेस्ली। क्या नाम था? वेलेस्ली। भूलना मत, ये युद्धों का क्रम याद रखो। 18वीं शताब्दी के लास्ट वाले युद्ध हैं ये, 1757, 1764, 61 है ना, 61 को पहले लिखना था, कोई बात नहीं। 69, 80, 84, 89, 92 और 1799। आगे बढ़िए, एक और प्रश्न है, वांडीवाश का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बताओ जल्दी से। वांडीवाश का युद्ध, तो भैया यहां पर आयरे कूटे, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था आयरे कूटे, और एक व्यक्ति और हुआ करते थे जिनका नाम था आर्थर डी लैली, है ना। तो आयरे कूटे वर्सेस आर्थर डी लैली, एक तरफ है ये अंग्रेज, दूसरी तरफ है ये फ्रेंच। बताओ दोस्तों, जनवरी महीने में कौन से साल में ये वांडीवाश का युद्ध फ्रेंच सेनाओं और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? जल्दी से बताओ, जो फ्रेंच सेना है और फ्रेंच सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में कौन से वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था? कौन से वर्ष के जनवरी महीने में? जल्दी से बता दो। 1760 में, 1761 में, कब? बताना है दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़कर के एक और प्रश्न हम लोग करेंगे वांडीवाश के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न बताइए दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध होने के बाद फिर कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो देखो दोस्तों, बक्सर के युद्ध में 3 लोग थे जो एक ही तरफ थे। एक थे मीर कासिम, और मीर कासिम बंगाल के नवाब। एक तरफ थे शुजा-उद-दौला, और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब। और एक तरफ शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। ये तीनों लोग मिलकर के लड़ाई किए किससे? हेक्टर मुनरो से। अब ये जो हेक्टर मुनरो है, ये अंग्रेजी कप्तान हुआ करता था, इसने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। ये बात है सन 1764 की। इसे ही कहते हैं बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में हारने के बाद 12 अगस्त सन 1765, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 दो डेट पे साइन की गई 2 संधियां। और ये जो 2 डेट पे 2 संधियां साइन की गई थी, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। तो दोस्तों ये कहलाती हैं इलाहाबाद की संधि, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो याद रखोगे? चलो आगे बढ़े। एक और प्रश्न है हमारे सामने, जल्दी से बताइए उसका क्या सही उत्तर होने वाला है। यहां बताएं कि बैटल ऑफ बक्सर कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वह लड़ा गया था सन 1764 में, तो इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं। 1739 में मुगल शासक के कौन से मुगल शासक को हराया? किसने हराया करनाल के युद्ध में? तो पहला प्रश्न जो हम कर रहे थे, उस पहले प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। नाम था नादिर शाह। नादिर शाह कहां से आया था? तो दोस्तों ये भी याद रखना कि ये अफगानिस्तान से आया था। कहां से आया था भैया? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से आकर के लड़ाई किया इसने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किया गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी दोस्तों? मैसूर राज्य की राजधानी। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा, बिना सेशन शेयर किए मजा आएगा नहीं।
दोस्तों अभी तक तो इसमें 1000 प्लस लोग होने चाहिए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो इसके बाद जो संधि हुई थी उसे कहते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा के पूरा कर्नाटक अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है ना। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी मैंगलोर की संधि। और दोस्तों ये मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान को करनी पड़ी थी 1784 में, काहे कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी बीच में ही। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो इसके बाद जो संधि हुई है उसे कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि मतलब टीपू कमजोर होकर के बहुत बड़ा हिस्सा मैसूर राज्य का दे देता है अंग्रेजों को। और चौथे में तो कोई संधि होती ही नहीं क्योंकि टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधियां हुई हैं उनका नाम याद जरूर रख लीजिएगा। ये जो ट्रीटीज साइन हुई हैं इनका नाम याद रख लेना। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। मद्रास की संधि कब साइन हुई तो याद रखिए 1769 में। मैंगलोर की संधि कब साइन हुई तो यह भी याद रखिएगा सन 1784 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब साइन हुई तो सन 1792 में। सबका साल याद रखना। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ हम आपको देंगे अड्डा 24/7 के ऐप पर। ऐप एक बार जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में देखो लिंक लगा हुआ है ब्लू कलर से ऊपर सबसे। चलो आगे बढ़ा जाए। एक और प्रश्न है हमारे सामने, ये बताइए आंग्ल मैसूर युद्ध कितने थे जो लड़े गए। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने थे जो लड़े गए तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। वांडीवाश कौन से कार्नेटिक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। जो वांडीवाश का युद्ध था, ये वांडीवाश की लड़ाई, वांडीवाश का युद्ध कौन से कार्नेटिक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। एक मिनट, कहां चला गया। तीसरे कार्नेटिक युद्ध के दौरान सन 1760। बताइए, कोई नहीं लिखा 1760 पिछले बार जब हम पूछ रहे थे वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था। बताओ, लिखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। आगे चल करके दोस्तों हम लोग एक और प्रश्न को करेंगे, राजस्व संग्रह के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू की गई थी। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का मतलब क्या होता है आपको पता है। इसका मतलब होता है जमींदारी प्रथा। क्या कहते हैं इसे, जमींदारी प्रथा कहते हैं। और जमींदारी प्रथा को शुरू करने वाला कौन और कब, तो जमींदारी प्रथा को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम हुआ करता था कॉर्नवालिस। क्या नाम था, कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये जमींदारी प्रथा को शुरू करने वाला व्यक्ति है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों है ना, इसके अलावा मुनरो और थॉमस रीड, ठीक है ना, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, यहां पर यह भी याद रखना, थॉमस मुनरो और कैप्टन, है ना, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन्होंने कौन सी प्रथा को शुरू किया। तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि ये रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू करते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा कहां के टैक्स को लेने के लिए थी तो याद रख लेना साउथ इंडिया के टैक्स को। अरे होता क्या था ना, साउथ इंडिया में इनको भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से तो किसी तरह हिंदी सीख पाए थे। हिंदी सीखे, उसके बाद इन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा को 1820 में साउथ इंडियन से टैक्स लेने के लिए लागू कर दिया। और इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, उसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम है उसका दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी। और ये वो व्यक्ति है जिसने महलवारी प्रथा को शुरू किया। महलवारी प्रथा का मतलब गांव के गांव से टैक्स लिया करता था। सन 1822 में वो ये प्रथा लेकर के आ गया था। तो जमींदारी प्रथा कब शुरू हुई भैया, याद रखिएगा 1793। कब शुरू हुई थी भैया, 1793 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कौन से वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसने बंगाल में गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया भैया, गवर्नर जो था ना, गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल। और यह भी याद रख लीजिएगा कि पहला गवर्नर जनरल जो बना था उसका नाम क्या हुआ करता था, तो उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम हुआ करता था उसका, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यह है 1773 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा एक्ट था जिसको अंग्रेज लोग बनाते थे लंदन में और वहां से बना सीधे यहां ला करके और पेस्ट कर देते थे, है ना, वहां बनाए और यहां ला करके सीधे पेस्ट कर दिए। चलो दोस्तों एक जानकारी और आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, एसएससी का जो महापैक है, बाकी सारे के सारे कोर्सेस हैं, सब में इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है। 79% ऑफ मिलेगा अगर आप Y263 कोड का यूज करोगे। तो आज के आज इनरोल कर लेना, इंडिपेंडेंस डे की सेल एकदम मतलब पावर तोड़। और अगर ऐप के माध्यम से परचेज करोगे तो और सस्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, कौन से वाइसरॉय के समय पर इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन सेटअप किया गया था।
1902 में। अब देखो एक ही वाइसरॉय है जो 1899 से लेकर के 1905 तक रहा और फिर बंगाल का विभाजन करके चला गया। तो दोस्तों ये जो सही ऑप्शन है वो है करजन। ये जो करजनवा था, करजनवा के समय पर ही ना 1902 में ये यूनिवर्सिटीज कमीशन सेटअप किया गया था। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है ना, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन IUC 1902। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बताओ दोस्तों कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने अबॉलिश किया था सती प्रथा भारत में? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा को खत्म किया था भारत में? ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने सती प्रथा को खत्म किया था भारत में? अब देखो दोस्तों, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत कोई भी महिला, है ना, कोई भी महिला जिसके पति का देहांत हो जाए तो उसकी जलती हुई चिता में वो महिला जल जाती थी, अपने आप का आत्मदाह कर लेती थी। ये बहुत गंदी प्रथा थी भारत में। वास्तव में ये बेंटिक के समय पर सुधारी गई। 1829 में आया सती अबॉलिशन एक्ट। क्या आया था दोस्तों, याद रख लेना, सती अबॉलिशन एक्ट कब आया था? 1829 में। और 1829 में सती प्रथा का अंत करने की बात कही गई। ठीक है ना, याद रख लेना, सती प्रथा का अंत करने की बात कही गई। दूसरी बात क्या है यहां पे? दूसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि विलियम बेंटिक के समय पर यह सती हटाया तो गया, लेकिन किसके प्रयासों से? तो यह भी याद रख लेना कि यह राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से हटाया गया था। किसके प्रयासों से हटाया गया था दोस्तों? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से हटाया गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके एक और प्रश्न करेंगे हम लोग। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यहां पर प्रश्न आ गया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके समय पर पास किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर पास कर दिया गया था? आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कोई भी भारतीय, है ना, कोई भी भारतीय पत्रिका या अखबार, कोई भी भारतीय पत्रिका या अखबार, समाचार पत्र भारतीय भाषा में नहीं छापा जा सकता था। भारतीय भाषा को, लोकल भाषा को इसने पूरी तरह से हटा दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखो, भारतीय भाषा में अगर कोई भारतीय पत्रिका अखबार नहीं छपेगा तो कहां अंग्रेजी पढ़ेंगे हमारे देश वाले? ऐसा तो है नहीं। ये जो लाया था ना, इसका नाम था लिटनवा। ये जो लिटन है, लिटन ने 1878 में ये नियम लाया जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हालांकि 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मैंने आके हटा दिया। मैंने मतलब मजाक कर रहा हूं, आपको कहता हूं ना कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कोई आज तक वाइसरॉय लगा है तो उस वाइसरॉय का नाम है रिपन। ठीक है ना, तो 1881 में रिपन ने इसे हटा दिया था। और रिपन को क्या कहा जाता है? रिपन को कहते हैं सज्जन वाइसरॉय। है, था भी यार, बहुत बढ़िया आदमी था, सज्जन वाइसरॉय। इसने भारतीयों के सहानुभूति, मतलब भारतीयों के प्रति अच्छी सहानुभूति रखी। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ें। ये बताइए किसके सतत प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया? ठीक है ना, किसके सतत प्रयासों से, है ना, कौन है जिसके खूब सारे एफर्ट लगे तो जाकर के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंततः पारित हुआ? देखो दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि ये जो विडो रिमैरिज एक्ट है ना, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो विडो रिमैरिज एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था कैनिंग ने। रुकिए एक मिनट, कैनिंग नहीं, इसका ड्राफ्ट तैयार किया था डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। और इसको पास किसने किया है? तो इसको पास किया है कैनिंग ने। और ये दोनों घटनाएं कब की हैं पता है आपको? 1856 की। ये दोनों घटनाएं 1856 की हैं। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे ज्यादा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हुआ करते थे ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर साहब का नाम भूलिएगा मत। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भारतीय, है ना, इन्हें कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय राष्ट्रीय पुनर्जागरण का जनक। तो ये है राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय है। इनको राजा का उपाधि किसने दिया था, बता सकते हो आप लोग? चलो आगे बढ़े। ये बताओ, कौन से एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है?
कौन सा वाला एक्ट है जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट? ये मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू वास्तव में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना? ये कौन है भैया? तो ये आप लोग जानते हो, ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके साथ ये चेम्सफोर्ड कौन है? तो चेम्सफोर्डवा जो था ये वाइसरॉय हुआ करता था, और ये दोनों मिलकर के ना कानून बनाते थे भारत के लिए। कह रहा था कि हम बनाएंगे भारत के लिए संविधान। अरे भैया, संविधान बनाने की जरूरत नहीं थी, संविधान तो ऑलरेडी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बनवा ही रहे थे ना आगे चल करके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का है, इसी को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। अच्छा देखो, 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या आया था भैया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार एक्ट है, इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले है और मिंटो द्वितीय है वाइसरॉय। ये बात याद रखना कि ये 1909 वाला वास्तव में इंडियन काउंसिल एक्ट है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। सुधार तो इनके हिसाब से था ना, हमारे हिसाब का थोड़ी है सुधार। सुधार कौन है? सुधार तो इनके हिसाब का हुआ, हमारे हिसाब का तो कुछ है ही नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए, एक और प्रश्न आपके सामने रख देते हैं। ये बताओ, अवध को जो छोड़ा, अवध को जो लिया है ना, अवध को जो एनेक्स किया, अवध को किस नाम पर एनेक्स किया था? कहा था बैड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा था भैया? कहा कि बैड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है इनका। अब बताइए, ऐसी फालतू बातें आप किसी से कह रहे हो कि तुम्हारा प्रशासन ठीक नहीं है और उससे उसका राज झड़प लोगे हैं? बताओ, अगर कोई कहे कि हमारा प्रशासन ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मत आओ बाहर से चौधरी बनने के लिए, और ये अंग्रेजों चौधरी बनने पहुंच गए अंदर और जा करके कह रहे हैं कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं, इसलिए हम तुम्हारे अवध को अब अपने अंडर ले रहे हैं। क्या है यार ये? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के आया था डलहौजी। कौन लेकर के आया था इस वाले कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था डलहौजी। डलहौजी वाइसरॉय बना था भारत का। वाइसरॉय क्या, गवर्नर जनरल बना था, क्योंकि वाइसरॉय कहने का सिस्टम तो 1858 के बाद शुरू हुआ था। 1848 में आया, 1856 तक भारत में रहा, और ये 8 साल में दुनियादारी की जितनी फर्जी बातें हो सकती हैं वो सारी की सारी इसने की। वाजिद अली शाह से अवध ले लिया, कहा बैड एडमिनिस्ट्रेशन है तुम्हारा। बताओ, ऐसा होगा? आपसे कोई ये कहे कि आप ठीक ठाक नहीं पढ़ पा रहे इसलिए आपकी कॉपी किताब और ये अड्डा का सब्सक्रिप्शन छीना जाता है, आप बताइए? बोले यार, पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, अब थोड़ी तुम्हारे हिसाब से पढ़ेंगे। मतलब एक इंसान एक ही हिसाब से पढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि दुनियादारी जितने लोग पढ़ रहे हैं उस सब के हिसाब से वो अकेला पढ़ने लग जाएगा। भाई, जिसका जैसा काम करना है। चलो, तो बैड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब याद रखिएगा, गलत प्रशासन के नाम पर छीना था डलहौजी ने। व्यपगत का सिद्धांत या इसे ही कहते हैं राज्य की हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। बताओ, मैकॉले जो है क्या लेकर के आया था 2 फरवरी 1835 को? बताओ जल्दी, ये 2 फरवरी 1835 को क्या लेकर के आया था ये भारत में? मैकॉले नाम का व्यक्ति, जिसे मैकॉले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मैकॉले मिनट्स। जल्दी से बताओ, किसे जाना जाता है मैकॉले मिनट्स के नाम से? 2 फरवरी 1835 को जो लाया गया भारत में। बताओ बताओ बताओ। देखो भैया, इसको कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर। ये मैकॉले ना था बड़ा वाला आदमी, कुछ भी कहो। ये क्या कहता था कि हम ऐसा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला देंगे भारत का कि जहां भारतीयों को अंग्रेजी सिखाएंगे और भारतीयों की जो लोकल शिक्षा है उस लोकल शिक्षा खत्म करने की कोशिश करेंगे। सोचो कितना तेज दिमाग लगाया ये, कि अगर ये लोग अंग्रेजी सीख लिए तो व्यापार भी करेंगे तो सिर्फ अंग्रेजों के साथ करेंगे, वो किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। इतना तेज था ये मैकॉले। खैर दोस्तों, आगे बढ़ करके एक और प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बताओ, कौन सा वाइसरॉय था जिसने राज्य हड़प नीति को वापस ले लिया? राज्य हड़प नीति लाया कौन था? डलहौजी। राज्य हड़प नीति कौन लाया था? राज्य हड़प नीति लाया था डलहौजी। तो भैया उसको वापस किसने लिया? बताओ क्या सही उत्तर होगा इसका? वापस ले लेने वाला कैनिंग है, एल्गिन है, मेयो है, डलहौजी है। भैया सेशन शेयर करो, हैं? ऐसे बिना शेयर किए मजा आएगा नहीं। तो सही आंसर याद रख लेना कि किसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो वो डलहौजी है, और किसने इसको हटाया उसका नाम है कैनिंग। कैनिंग ने आकर के, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया।
और कैनिंग पहला वाइसरॉय है, ये भी याद रखना। ये कौन है? तो कैनिंग के बारे में याद रखिए कि पहला वाइसरॉय है। अच्छा, वाइसरॉय, जो वाइसरॉय शब्द है, वाइसरॉय शब्द आया क्यों? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उस भारत शासन अधिनियम के अंदर क्यों ये बात कही गई कि गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय के नाम से जाना जाएगा? पता है, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय के नाम से जाना जाएगा, इसके पीछे कहानी सिंपल सी है ना। और वो सिंपल सी कहानी बस इतनी सी है कि देखो दोस्तों, गवर्नर होते थे प्रांतों में, गवर्नर जनरल होता था केंद्र में। अब गवर्नर जो प्रांत में है, गवर्नर जनरल जो केंद्र में है, इन दोनों के नाम में कंफ्यूजन न रह जाए। एक को वाइसरॉय कहेंगे, एक को गवर्नर कहेंगे, तो गवर्नर और गवर्नर जनरल के बीच का कंफ्यूजन क्लियर रह जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो पहला वाइसरॉय कौन है? कैनिंग। आगे बढ़े तो एक और देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन से राज्य लिए गए थे। दोस्तों ये सब जो लिख रहे हैं ना हम बोर्ड पे, पीडीएफ में दे देंगे आपको, बस फटाफट आप लोगों को यहां पे कमेंट से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर एक सत्यम सिंह करके स्टूडेंट है, हमको पता था इसकी राष्ट्रवादी भावनाएं जरूर जाग जाएंगी। ये राष्ट्रवादी भावनाएं जाग करके कह रहा है कि लॉर्ड हटा दो गुरुजी, है ना। एक बात बताओ, लॉर्ड से तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब कौन सा ऐसा लॉर्ड लगवा करके वो तुम्हारा खेत अपने नाम लिखा ले गया? ये बता दो बस, कौन सा तुम्हारे खेत में वो हल चला करके, खेत को जोत करके उसमें से अनाज उगा के ले गया तुम्हारा? नहीं ना, कुछ नहीं किया है। अरे तुम गलती ये करते हो दोस्त कि तुम हमारे भगवान को लॉर्ड शिवा कहते हो। अरे शिवाजी क्या लंदन में पैदा हुए थे? शिवाजी क्या लंदन में थे? जो हमारे शिवजी हैं, ये हमारे शिवजी, ये शिवजी तो हमारे भारत में थे, और भारत में तो लॉर्ड शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हुई। ये बताओ, हमारे जो शिवजी हैं, हमारे शिवजी तो भारत के हैं ना, कैलाश के हैं। तो भाई इनको तो हम परमात्मा कहेंगे, परब्रह्म कहेंगे। अब परमात्मा और परब्रह्म के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द हो तो बता दो। जबरदस्ती का भगवान को लॉर्ड कहते हो और फिर कहते हो लॉर्ड शब्द हटाओ उनके सामने से जिनके आगे लगा हुआ है। क्या बताएं यार, कहां से मतलब कौन सी सोच से पढ़ाई की हो, ये बताओ यार, है ना। हाँ, कह रहे हैं वो लोग ऐसा काम नहीं किए थे जिससे उनको लॉर्ड बोला जाए। खैर, तुम लोगों को समझाने का मतलब है ओखली में सिर देना, एक कहावत होती है, रहने दो। हमारे भगवानों के आगे लॉर्ड लगाना हटा दो, कम से कम इतना अगर कर लोगे ना तो शायद ज्यादा बढ़िया होगा। जिसके आगे लॉर्ड लगा है उसके आगे लॉर्ड लगा रहने दो। नहीं तो जाओ ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है, उसका नाम भी बदलवा दो। जो कर सकते हो करो, कमेंट सेक्शन में हल्ला करने से कुछ नहीं होता दोस्त, ये बात तुम जान लो। लॉर्ड उनका शब्द है, लॉर्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति सुप्रीम हो। अदालतों में जाकर के वकील माय लॉर्ड कहते हैं तब तो कुछ नहीं होता तुम्हें। आज मैं करजन को लॉर्ड कह दिया जो कि उसके नाम के आगे लगा हुआ आया ही था, उसमें दिक्कत है। पर भगवान शिव के आगे तुम्हें अंग्रेजी का शब्द लगाना है, भगवान विष्णु के आगे तुम्हें अंग्रेजी का शब्द लगाना है। चलो भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन कौन से राज्य हड़पे गए थे? तो याद रख लेना, सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में, मराठों के अंदर था। ये किसके अंदर है? मराठों के अंदर। दूसरा, जैतपुर संबलपुर 1849, बाघत 1850, उदयपुर छत्तीसगढ़ वाला 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में, और तंजौर और आरकोट को 1855 में छीना गया था, और अंततः अवध को छीन लिया गया था 1856 में बैड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे चल करके, है ना, आगे चल करके एक और प्रश्न हम लोग करेंगे। अरे अंग्रेजी नहीं बनती ना तो मत करो भाई फालतू की बातें। है ना, अंग्रेजी नहीं बनती तो मत कर फालतू की बात। सत्यम भाई, शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सिर धंसा लेने से आने वाला तूफान शांत नहीं हो जाता। वो जो सिर तुमने शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में धंसा रखा है ना, उसको मिट्टी से बाहर निकालो। देखो दुनिया में कि लॉर्ड का मतलब भगवान शिव नहीं होते हैं। भगवान शिव के आगे लॉर्ड लगा करके तुम गलती कर रहे हो। कर्जन के आगे लॉर्ड या कि कैनिंग के आगे लॉर्ड ठीक ठाक लगा हुआ है। हमारे जो परमात्मा है, हमारे जो परब्रह्म है, उनके आगे लॉर्ड लगाना मतलब उनको छोटा करना। जो ऑलरेडी है लॉर्ड उसको तो लॉर्ड रहने दो, अदालतों में बदलवा दो। जाओ, बड़े आए क्रांति की मसाल लेकर के चलने वाले, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे तुम ही तो हो, है ना, और तो कुछ है नहीं। जो बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए उस बदलाव से नहीं, जो उनका है उसमें चेंज करना है, उसमें घुसना। यही तो भारतीयता में कमी आ रही है अब।
जो हमारी दर्शन हुआ करता था, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी के हिसाब से हम स्वयं में सुधार लाया करते थे। अब आजकल क्या है, आजकल हो गया जूता उतार के सामने वाले को मारना। बताओ, है ना, कोई बोल दिया कि भैया लॉर्ड लगाओ मत लगाओ तो तुमने मान भी लिया। अरे अपना दिमाग भी तो चलाओ, क्या दिक्कत है तुम्हें। लॉर्ड का मतलब होता है सुप्रीम, याद रखिएगा। चलो भैया, रैयतवाड़ी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस करके गया था? तो रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करके गया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। बताए थे ना आपको सन 1820 में। चलो आगे चला जाए। हॉर्डिंग, रिपन और कैनिंग, खैर इनके बारे में तो अभी चर्चा करते रहेंगे। ये बताओ कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अब देखो, अभी यहां पर बताते हैं आपको। देखो भैया, 7 अगस्त 1942 को कुछ लोग जुड़े। कहां जुड़े भैया? तो ये जुड़े बॉम्बे में। बॉम्बे में एक मैदान था जिसे कहा जाता है ग्वालिया टैंक मैदान। तो ये ग्वालिया टैंक मैदान बॉम्बे में था। यहां पर लोग जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन का यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव लेकर के आए। इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया? याद रखिएगा, 8 अगस्त सन 1942 को प्रस्ताव पारित, यानी कि रिजोल्यूशन पास। ठीक है ना, प्रस्ताव पारित हो गया, रिजोल्यूशन पास हो गया। और फिर उसके बाद 9 अगस्त सन 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त सन 1942 को आंदोलन शुरू। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ ना, ये आंदोलन कब से लेकर के कब तक चला? दोस्तों, कब से लेकर कब तक चला ये तो चलो ठीक है। आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन नेहरू जी, गांधी जी और सरदार पटेल जी, इन तीनों को पकड़ करके कैद कर लिया गया था। नेहरू जी, गांधी जी और सरदार पटेल जी, इन तीनों को पकड़ करके कैद कर लिया गया। और उसके बाद अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, है ना, जो बाकी और नेता थे जैसे अरुणा अशरफ अली, जो जयप्रकाश नारायण, ये सब नेता थे, इन लोगों ने इसे चलाया। तो अगस्त क्रांति कहा जाता है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। काहे कि अगस्त में हुई थी ये क्रांति, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त, याद रख लेना दोस्तों। 9 अगस्त को यह शुरू कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी, काकोरी घटना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? है ना, काकोरी घटना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? काकोरी घटना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? जानते हो समस्या क्या हो रही है आप लोगों के साथ? आप लोगों के साथ समस्या ये हो रही है कि आप लोग ना किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो। जो लोग बहस कर रहे हो ना, यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो फालतू बातें, आप सोचो ना कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर कुछ बोल रहा हूँ तो हो सकता है उसमें कोई लॉजिक तो हो, लेकिन नहीं। हमने जो शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर धंसा लिया है अपना, उस मिट्टी से सर निकाल करके हम देखना ही नहीं चाहते कि आगे आने वाले कितने बातें हैं, आगे आने वाले कितने दुनियादारी की चर्चाएं हैं। नहीं, हमने जो किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही बस एक बात है जो भारत में इस समय पर बड़ी खतरनाक है भैया, कहां से बचा जाए। चलो खैर, काकोरी घटना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा, ये हुई थी सन 1925 में। 1925 में काकोरी घटना, देखो इसका ना पहले नाम हुआ करता था काकोरी कॉन्स्पिरेसी, है ना, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता था इसे। ठीक, पर ये काकोरी घटना, इसको किसने कहा? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम चेंज करके इसे कहा काकोरी इंसिडेंट। ये पहले काकोरी षड्यंत्र कहलाता था, इसको काकोरी इंसिडेंट किया। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिनी, रोशन सिंह और बाकी सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सहारनपुर से काकोरी आ रही एक ट्रेन को लूटा गया था अगस्त 1925 में। और उसके बाद अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपना करके हमारे इन सभी क्रांतिकारी पुरुषों को मारना शुरू किया। और इसमें भी, है ना, इसमें भी मैंने आप लोगों को क्या कहानी सुनाई है, ठीक है ना, कई बार कहानी सुनाई है मैंने काकोरी घटना के समय की, कि जब काकोरी घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी जानी थी, तो उस समय पर अशफाक उल्लाह खां बगल में बिस्मिल के बैठ के रोने लगे। तो बिस्मिल पूछे कि अशफाक रो क्यों रहे हो, डर रहे हो क्या मरने से? तो अशफाक ने कहा, नहीं डर नहीं रहा हूं, तुम हिंदू हो, तुम कह रहे हो कि पुनर्जन्म लेके आओगे और उसके बाद फिर भारत मां को आजाद करवाने की कोशिश करोगे। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है नहीं। कहते हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, ना जाने किस दिन मुल्क मेरा आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं मैं आऊंगा, मैं आकर के फिर भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा।
जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, लेकिन जिस दिन मिला खुदा बस एक वरदान मांगूंगा, मैं जन्नत के बदले उससे सिर्फ पुनर्जन्म ही मांगूंगा। समझ रहे हो? इतनी बड़ी बात कह देने का जो साहस अशफाक उल्लाह खां में था, राम प्रसाद बिस्मिल में था, वो इस बात पे लड़ाई नहीं कर रहे थे कि लॉर्ड लगाना है कैनिंग के आगे कि कर्जन के आगे कि नहीं लड़ाना है है ना? लॉर्ड लगाने के पीछे लड़ाई नहीं कर रहे थे। अगर तुम्हारे अंदर भी इतनी समझ है कि लॉर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, तो भैया आपके आगे ही है। चलो काकोरी घटना के बाद आगे बढ़ा जाए। वो बड़ा अजीब लगता है आप लोग जब हमसे बहस करते हो। आप लोगों को ये मानना ही नहीं कि इस आदमी को हो सकता है थोड़ा बहुत 10% ज्यादा ज्ञान हो। कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों एक बात तो जान लो, बंगाल का विभाजन शुरू कब से हुआ था? बंगाल का विभाजन शुरू हुआ था 20 अप्रैल सन 1905 के आसपास से, और 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। याद रखिएगा, अंग्रेजों का तो सीधा फंडा था, फूट डालो शासन करो। करजनवा था। कौन था? करजन। करजन ने यह विभाजन किया, और इसने क्या किया? इसने पता है भारत में बंगाल को ईस्ट वर्सेस वेस्ट हिस्से में बांट दिया। आज भी बंगाल का जो ईस्ट हिस्सा है वो आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान बना, और पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद वो बन गया बांग्लादेश। ये देखिए ऐसे बंगाल था, इस बंगाल को बीचों बीच इसने ये ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल। आज भी भारत में जो बंगाल है वो पूर्व दिशा में होने के बावजूद पश्चिम बंगाल इसीलिए है क्योंकि 1905 में जो विभाजन हुआ था, 1905 के विभाजन के हिसाब से इसका वेस्ट बंगाल नाम था। आजादी के समय पता नहीं इसको बंगाल क्यों नहीं किया गया, जबकि ये तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। ये ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश बन गया। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश। ठीक है ना? आगे चला जाए, एक और चर्चा हम लोग करेंगे। बताओ भैया, विलियम हट कर्जन विली के लंदन में, है ना, किसने हत्या की थी? किसने मारा? बताओ। विलियम हट कर्जन विली की लंदन में किसने हत्या की? सुखदेव थापर, सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा या खुदीराम बोस? खुदीराम बोस, इनके बारे में पता है क्या? सबसे यंग क्रांतिकारी, 18 वर्ष की उम्र में फांसी पे झूल गए। खुदीराम बोस की एक बहुत अच्छी घटना है। कहा जाता है कि खुदीराम बोस के मरने के पहले इनसे पूछा गया था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, और इन्होंने कहा हमें आम खाने हैं। तो जेलर को दया आई, उसने आम की टोकरी भर करके और इनके सेल के अंदर भिजवा दी। और जब जेलर लौट करके आया तो देखा कि आम की टोकरी में जो आम है वो उसी तरह रखे हुए हैं। तो जेलर को लगा कि यार इस व्यक्ति को मौत का भय सता रहा है, 18 वर्ष का बालक है, इसीलिए ये आम नहीं खा पा रहा है। जेलर ने अंदर जाकर के जब आम को देखा तो आम वास्तव में चूस लिए गए थे, और चूस के गुठली उनके अंदर डाल के उसे फुला करके फिर से रख दिया था खुदीराम बोस ने। आप सोचो, जिंदा दिली इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? जिंदा दिली इसको कहते हैं। सुबह सुबह फांसी लगने वाली है, लेकिन अटखेलियां और मजाक छूट नहीं रहा। दोस्तों ये है जिंदा दिली। ये नहीं कि इनकी लड़ाई चल रही हो कि लॉर्ड लगाना है आगे कर्जन के कि नहीं लगाना है कैनिंग के आगे लॉर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है, इस बात पे नहीं लड़ रहे थे खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में। भैया इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा जी। देखो, जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को मारा सरदार उधम सिंह जी ने, और विलियम हट कर्जन विली को किसने मारा लंदन में? मदन लाल ढींगरा जी ने। चलो आगे बढ़ा जाए, एक और चर्चा करते हैं। बताओ जल्दी, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया और कहां के किसानों पे हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्रा ने यह लिखा था? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, है ना? जल्दी बताओ क्या सही उत्तर होगा इसका। चलो तो देखो दोस्तों, नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण नाम का नाटक। और ये नील दर्पण नाम का नाटक वास्तव में बंगाल के किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को दर्शाने के लिए लिखा था। ठीक है ना? याद रखिएगा, नील दर्पण नाम का नाटक लिख करके दीनबंधु मित्रा ने बंगाल में हो रहे किसानों के ऊपर अत्याचार को दर्शाने के लिए यह लिखा था। अब बताओ जल्दी से, बरेली में 1857 के क्रांति का लीडर कौन हुआ करता था?
1857 की क्रांति हुई, बरेली में केंद्र के प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे, ये बताओ जल्दी से। सही उत्तर दो। बरेली की कमान किसके हाथ में? तो देखो भैया, खान बहादुर खान, यही है सही उत्तर। बरेली की कमान खान बहादुर खान के हाथ में। ये जो जनरल बख्त खान है ना, जनरल बख्त खान को एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था भैया? टाइटल दिया गया था साहिबे आलम बहादुर। यहां बड़ी अच्छी सी कहानी है एक, आपको सुनाए? कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो? पता नहीं यार, आप लोग कुछ कहने न लग जाओ। कह दो सर लॉर्ड लगाओ नाम के आगे, या कि हटाओ नाम के आगे से। हे भगवान। मौलवी अहमदुल्ला को क्या कहा जाता था? ये फैजाबाद से थे। कहां से नेतृत्व कर रहे थे? याद रखिएगा, फैजाबाद से। अब अयोध्या कहलाता है ये। फैजाबाद से इन्हें कहा जाता था डंका शाह। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये बताइए 1857 की क्रांति में कौन से लीडर हैं, है ना 1857 की क्रांति में कौन से लीडर हैं जिन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला। और बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसको कैद कर लिया था और कैद करने के बाद अंग्रेजों ने काला पानी की सजा में रंगून भेज दिया था। बताओ, आगे बढ़ा जाए? ठीक है, चलो एक और प्रश्न आपके सामने। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वाइसरॉय के काल की दुखद घटना थी? बताओ ये। जल्दी से बताओ। ठीक ना, शशिकांत जांगीड़, जानते हो इंसान बोलना लगभग 1 साल की उम्र से सीख जाता है, लेकिन कब कहां क्या बोलना है और किसके बारे में कैसे बोलना है, ये इंसान शायद पूरे जीवन भर नहीं सीख पाता। तो तुम अभी कुल मिला के ना ये कोचिंग छोड़ो, पढ़ाई लिखाई की बातें, गुठली खा जाने वाली बात, ये अपने घर वालों से किसी से कह के देखो जो आसपास बैठे हो और इनके हाथ में लठ हो बढ़िया सा। तो 2-4 ठो लठ बजेंगे तो समझ में आएगा कि आम की गुठली खाई जाती है कि नहीं खाई जाती। मतलब मतलब एक बार क्या हुआ, हम बता रहे हैं किस्सा। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बेगम दोनों लोग बैठ करके बढ़िया आम चूस खा रहे थे दशहरी, और बीरबल भी बगल में बैठे हुए थे। अब अकबर बड़ी चालाकी करे, अकबर आम चूसे और आम चूसने के बाद जो गुठली बचे तो उस गुठली को उठा करके बेगम की तरफ फेंक दे। अब बेगम के पास तो गुठली का भंडार इकट्ठा हो गया और अकबर के यहाँ गुठली है ही नहीं, कहे कि अकबर ने अपनी गुठली तो बेगम की तरफ फेंक दी। और बीरबल को कह रहे हैं, बीरबल देख रहे हो बेगम कितनी पेटू है, कितना ज्यादा लालची है ये कि सारे के सारे आम खा गई और मैं तो बस यहाँ पे बैठा रह गया। तो बीरबल कह रहे हैं कि हाँ जहां पनाह, बेगम चलिए पेटू है, कम से कम गुठली तो छोड़ दे रहे हैं, है ना। तुम तो वो भी नहीं छोड़ रहे, तो तुम वही अकबर जैसे हो कि गुठलियों न छोड़ो। चलो आगे बढ़ा जाए। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 किस वाइसरॉय के काल में हुई घटना थी? तो भैया इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, चेम्सफोर्ड के समय पर हुई घटना थी ये। 1919 याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास के काले दिन के रूप में वर्णित है। किसके रूप में वर्णित है? काले दिन के रूप में वर्णित है। चलो आगे बढ़ा जाए। 1844 में कोल्हापुर में कौन सा विद्रोह हुआ था, है ना। 1844 में कोल्हापुर में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों 1844 में जो कोल्हापुर है, कोल्हापुर कहां है? कोल्हापुर आप सभी लोग जानते हो महाराष्ट्र में है। यहां का शायद चप्पल है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। बताओ शशिकांत, माय डियर, ये बताओ यहां का चप्पल है ना कोल्हापुर का जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? हाँ, तो चलो गडकरी है ना, गडकरी अपराइजिंग कहते हैं इसको, या गडकरी विद्रोह कहते हैं इसको। चलो आगे बढ़े। एक और प्रश्न है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त याद रख लीजिएगा, लाया गया था भूमि का स्थायी बंदोबस्त ना, तो ये 1793 में लाया गया था कार्नवालिस के द्वारा। कब लाया गया था? 1793 में कार्नवालिस के द्वारा। ये बताओ कालीकट का शासक कौन था जब वास्को डिगामा भारत आया? वास्को डिगामा आया था कब? वास्को डिगामा आया था 1498 में। कब आया था भैया? याद रख लीजिएगा, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। और 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया तो केरल के कालीकट में राजा जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया, कहा बढ़िया आए हो यार गुरु। अब यहां वास्को डिगामा कह रहा मैंने भारत खोजा,
वहां कोलंबस पहुंच रहा है इटली से घूमते हुए अमेरिका में, कह रहा मैंने अमेरिका खोजा। अरे अमेरिका तुमने खोजा थोड़ी है, भारत तुमने खोजा थोड़ी है। भारत तो यहाँ हड़प्पा की सभ्यता से मौजूद है, उसके 10 लाख साल पहले से भी मौजूद है, जब आदिमानव हुआ करते थे सोहन वैली में। लेकिन नहीं, हमने खोजा। क्या कहोगे आप इन लोगों को जो ये कह रहे थे कि हमने भारत की खोज की? अरे भारत हम किसी तरह लड़ते पिटते पटक के पहुंच आ गए हैं गलती से। चलो आगे बढ़े। ये बताओ जल्दी से, सरोजिनी नायडू द्वारा इनमें से कौन सी किताब लिखी गई थी? सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हो? सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, ये कह सकते हो पहली भारतीय महिला अध्यक्षा इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पहली भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1925 में जो कानपुर में सेशन हुआ था ना आईएनसी का, वो कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की अध्यक्षा बनी थी। पहली भारतीय महिला। पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी वो कलकत्ता वाले सेशन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है भारत कोकिला। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी, मतलब भारत में पहली महिला जो गवर्नर के पद पर, राज्यपाल के पद पर रही हो आजादी के बाद, वो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी ये आजादी के बाद, पहली महिला। अच्छा, भारत कोकिला का मतलब क्या होता है? भारत कोकिला का मतलब होता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना? क्यों कहा जाता था इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? बताओ जल्दी। तो सही उत्तर है इसका गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये गोल्डन थ्रेशोल्ड जो किताब है, गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब सरोजिनी नायडू जी की है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, अली ब्रदर्स, है ना, महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना? बताओ जल्दी। बहुत अच्छे धीरज, वेरी गुड। अनुराधा, नेहा, फैंटास्टिक। हाँ जूली, नीलिशा, फरा, फरहाद और रिजवान, वंदना, ऋतिक ना, अनय, बहुत अच्छे। करिश्मा, वेरी गुड। काशी, बहुत अच्छे। चलो देखो दोस्तों, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अली ब्रदर्स। ये जो अली ब्रदर्स थे, मौलाना अली और शौकत अली, मौलाना अली और शौकत अली ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि ऑटोमन में ब्रिटेन ने ऑटोमन वालों को हेल्प नहीं की थी। जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन था, लेकिन ऑटोमन को हेल्प नहीं किया, जिससे वहां के खलीफा को पदच्युत किया गया। चलो आगे बढ़ें। एक और प्रश्न है, बताओ स्वदेशी आंदोलन कहां शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? हर चीज का बहिष्कार। किसका? हर चीज का बहिष्कार कर दिया गया भैया। सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी चलेगा, भारत की चीजें। देखो दोस्तों, बंगाल का विभाजन जब किया जा रहा था ना, उस समय पर बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चले थे, उसमें स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन थे। स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया, बंग भंग आंदोलन को चलाया गया। बंगाल में विशेषतः रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था कि देखो ऐसा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं मुस्लिमों के हाथ में राखी बांधो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का परिचय दो, और ये अंग्रेजों द्वारा बॉर्डर खींच दिया गया है, इस बॉर्डर को मत मानो। लेकिन कुछ लोग थे जो ईस्ट बंगाल में बैठे थे और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना लिए 1906 में, और उसके बाद कहते हैं हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो उनको अलगे था कि पाकिस्तान है चाहिए। चलो आगे बढ़े दोस्तों। ये सब जो लिखे हैं ना, ये जो कुछ भी बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस सब का पीडीएफ देंगे। अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक लगी, देख लो, ब्लू कलर से सबसे ऊपर, ठीक है। मई 1914 में कामागाटा मारू नाम का एक जहाज कौन से बंदरगाह पर 376 भारतीय यात्रियों को लेकर पहुंचा था, जहां प्रवेश वर्जित था और उन्हें फिर वापस भेज दिया गया? बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ। मई 1914 में कामागाटा मारू शिप कहां पहुंचा था? कनाडा के कौन से बंदरगाह पे, जहां पहुंचने के बाद फिर भारतीयों को, सिख और मुस्लिम पैसेंजर्स को वापस भेज दिया गया था? इसका सही आंसर है वैंकूवर। ये जो वैंकूवर है, वैंकूवर पहुंचा था, और वैंकूवर में जो कैनेडियन अथॉरिटीज हैं, दे डिनाइड टू डिबोर्ड। अब आगे बढ़ो, ये बताओ जल्दी से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था? अच्छा ये तो बता चुके हैं ना आपको, लिटनवा लेके आया था। हटाया किसने? रिपनवा ने। लिटन। ये बताओ, अहोम रिवोल्ट, ये जो अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह कहां से शुरू हुआ? अहोमों से मुझे एक बात याद आती है, अगर तुम लोगों ने ये बताओ किसने किसने पढ़ा है बैटल ऑफ सरायघाट? जल्दी बताओ, बैटल ऑफ सरायघाट
जल्दी बताओ किसने किसने पढ़ा है? सरायघाट का युद्ध सन 1671 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था बता सकते हो? सन 1671 में। और एक नाम मैं लिख रहा हूं, नाम है लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन, बताओ जल्दी। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, ध्यान नहीं दिए हो। असम से विद्रोह शुरू हुआ था अहोमों का, यह बात तो सही है। लेकिन जिस समय औरंगजेब भारत में शासन कर रहा था, उस समय औरंगजेब की महत्वाकांक्षा ने औरंगजेब को भारत के उत्तर पूर्व में जाने पर प्रेरित किया। लेकिन उत्तर पूर्व में अहोम साम्राज्य का शासन हुआ करता था और अहोमों के सबसे बड़े योद्धा का नाम हुआ करता था लचित बोरफुकन। नेवी में इनकी क्या महारत थी ये तो खैर कोई बता ही नहीं सकता। आज भी इंडियन नेवल एकेडमी में बेस्ट कैडेट को लचित अवार्ड दिया जाता है। इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर बेस्ट कैडेट को लचित अवार्ड मिलता है। दोस्तों, बैटल ऑफ सरायघाट, यह अहोम साम्राज्य लचित बोरफुकन की सेना और औरंगजेब की सेना के बीच सन 1671 में लड़ी गई लड़ाई थी, जिसमें इट वॉज अ नेवल बैटल। यह नेवी का बैटल था, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नाव के माध्यम से लचित बोरफुकन ने भगा भगा के मारा था औरंगजेब की सेना को। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पढ़ो एक बार, मजा आएगा। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 21 वर्ष से अधिक के प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे बताओ। चलो जल्दी उत्तर दो। 21 वर्ष से अधिक प्रवास के बाद गांधी जी भारत लौटे थे सन 1915 में। आज भी आप लोग जानते हैं 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे और 9 जनवरी अभी भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और आप सभी लोग जानते हो कि ये क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। दोस्तों हम साथ साथ इंफॉर्मेशन देते चल रहे हैं कि जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, ये सब कुछ PDF में मिलेगा। सिर्फ ऐप डाउनलोड करने की देर है। लास्ट में सेशन में बता देंगे कि ऐप के अंदर आपको कहां PDF मिलेगी। प्लस 79% का डिस्काउंट, 1% का कॉइन ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएगा और डबल वैलिडिटी सभी महापैक और लाइव क्लास में। SSC का महापैक देखो डबल वैलिडिटी के साथ आज आपको 2300 रुपए मात्र में मिल रहा है। कौन सा कोड यूज करना है? Y263 Y263 ये कोड है। आगे बढ़िए, एक और प्रश्न है, बताइए जल्दी से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को 1922 में रोक देने के पीछे 12 फरवरी 1922 को रोक देने के पीछे क्या वजह हुआ करती थी महात्मा गांधी की? गांधी जी बीमार पड़ गए थे। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और गांधी जी अहिंसावादी आंदोलन चला रहे थे। लक्ष्य को हासिल कर आंदोलन को अंजाम दे दिया गया था, या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, आंदोलन को रोकने के लिए मजबूर कर दिया गया था? क्या लगता है आपको कि क्या सही उत्तर होगा इसका? बताइए दोस्तों। हाँ, तो इसका सही उत्तर दोस्तों याद रख लीजिएगा। इसका, अरे कहां चला गया, एक मिनट। हाँ, इसका सही उत्तर है कि पुलिस स्टेशन जो था चौरी चौरा में, वहां अंग्रेजों को जला दिया गया था। तो वहां जो चौरी चौरा नाम की एक जगह है, वास्तव में गोरखपुर के पास में है, उत्तर प्रदेश में, और पुलिस स्टेशन को बंद करके उसमें आग लगा दी गई थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हिंसावादी हो, अहिंसावादी आंदोलन चाहते थे। अहिंसावादी हो ना पाया, हिंसावादी हो गया तो गलत हो गया। यह बताइए जल्दी से, 1857 की क्रांति कौन से गवर्नर जनरल के समयकाल की घटना है? तो गवर्नर जनरल में 1857 की क्रांति हुई थी कैनिंगवा के समय पे। किसके समय पर हुई थी? कैनिंग। कहे कि कैनिंग जो था, कैनिंग कब से लेकर के कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा ब्रिटिश भारत में? 1856 से लेकर के 1862 तक। तो लगभग 6 साल तक यह गवर्नर जनरल रहा। 1 साल तक तो गवर्नर जनरल की, 1856 से 1858 तक 2 साल। और 1858 में गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइसरॉय। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, एक और प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, और इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1928 में, 29 में, 26 में कि 30 में? और सही उत्तर है इसका कि सन 1928 में स्थापना की गई थी HSRA की। मुस्लिम लीग ने किस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने किस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया? कहे थे ना हम, मुस्लिम लीग बना किस लिए? हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान।
अरे टू नेशन थ्योरी जब सिकंदर हयात खान ने इंट्रोड्यूस की तो कहा हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देश हैं और दो अलग अलग देश एक साथ कैसे रह सकते हैं। यह बात कह देने का साहस अगर सिकंदर हयात खान के अंदर था और इसको मानने का साहस मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर था, तो इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं यह पिक्चर चल रही थी कि हम मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाएंगे। और रही बात मोहम्मद अली जिन्ना की, और मोहम्मद अली जिन्ना वैसे तो पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में लखनऊ समझौता करके कांग्रेस के साथ भी आ गए, लेकिन 1920 में फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए। खैर 22 दिसंबर सन 1939, देखो दोस्तों 1893 से 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में डायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया। 1937 में आम चुनाव हुए। 37 में आम चुनाव होने पर कांग्रेस की सरकार बन गई सभी राज्यों में। मुस्लिम लीग को तो वोट ही नहीं मिले। अब मुस्लिम लीग को वोट ना मिले तो मुस्लिम लीग खार खाए बैठी थी। अब जब जबरदस्ती भारतीयों को ले जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, उस समय पर अंग्रेजों के जितने भी प्रांत थे जहां जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 की वो घटना है और इसको डे ऑफ डिलीवरेंस कहता है, ठीक है ना। 22 दिसंबर 1939 की यह घटना जब कांग्रेस की सरकार ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दिया, और इसको मुस्लिम लीग कहता है डे ऑफ डिलीवरेंस। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में किसके द्वारा लाया गया था? दादा भाई नौरोजी, बहराम जी मालाबारी, भीखाजी कामा या फिरोज शाह मेहता? बताओ दोस्तों, ठीक है ना। क्या सही उत्तर होगा? चलो फरहाद, ऑल द बेस्ट डियर, बढ़िया पेपर करके आना। वेरी गुड धीरज। देखो दोस्तों, यहां पर सही उत्तर क्या होगा? यहां पे सही उत्तर होने वाला है बहराम जी मालाबारी। तो ये आंसर भी याद रख लीजिएगा, यही है वो व्यक्ति। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? आर्य समाज के स्थापक हुआ करते थे, उनका जन्म गुजरात में हुआ था, उन्होंने एक किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, या वो ब्रह्मो समाज के स्थापक हुआ करते थे। अब देखो, आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में की थी उन्होंने, लेकिन दयानंद सरस्वती, जिनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था मूल शंकर, दोस्तों याद रखना इनका ओरिजिनल नाम क्या है? मूल शंकर, मूल शंकर। अब ये फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। और ये आर्य समाज की स्थापना कब कर रहे हैं? 1875 में। तो भैया ये बात सही तो नहीं है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 और ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई 1828। 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। किसने की थी भैया? राजा राम मोहन रॉय ने। बताओ जल्दी से, पहली वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन हुआ करती थी? तो हमने आपको क्या कहा है? मिसेस एनी बेसेंट। 1917 ये साल याद रखिएगा, और कौन सा सेशन? तो ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता सेशन। कौन सा सेशन भैया? कलकत्ता सेशन। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है आपके सामने, बढ़िया सा। इनमें से कौन सा लास्ट मुगल बादशाह हुआ करता था जिसे रिवोल्ट के बाद 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया था काला पानी की सजा में? एक मुगल बादशाह जो कहा करता था कि न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो एक मुश्ते गुब्बार हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के वचन हैं। और बहादुर शाह द्वितीय अपनी कविताएं लिखने के लिए अपने एक पेन नेम का इस्तेमाल किया करता था, जफर। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से कविताएं लिखा करता था। और जब बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु आने वाली थी ना, तो उस समय पर रंगून में पड़े पड़े बहादुर शाह को एक ख्याल आया कि काश अपने देश में दफना दिया गया होता मुझे, मैं यहां मरूंगा, यहां मरने के बाद मुझे अपने वतन की मिट्टी नसीब नहीं होगी। तो कहता है कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मिल जाती तो बात बन जाती। चलो आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम कौन है? आपको पता है, बहादुर शाह प्रथम को ही कहा जाता है शाह आलम प्रथम। यही है शाह आलम प्रथम, और इसी का नाम है मुअज्जम।
क्या नाम है दोस्तों? मुअज्जम। और इसी का नाम है बहादुर शाह प्रथम। इसको कहा जाता है शाह बेखबर, क्योंकि इसका पिता औरंगजेब जितना ही चौकन्ना रहता था उतना ही इसे कोई मतलब नहीं था शासन व्यवस्था से। तो इसीलिए शाह बेखबर अगर किसी को कहा गया है तो वो बहादुर शाह प्रथम। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे चलकर एक और प्रश्न है, बताइए दोस्तों, तंजौर तट पर अप्रैल 1930 में दांडी की यात्रा के सफल हो जाने के बाद नमक कानून को तोड़ने के लिए किसने यात्रा का आयोजन किया था? बताओ दोस्तों। यात्रा का आयोजन किसने किया था? बताओ बताओ। तो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, या ए और सी दोनों के दोनों सही हैं? एक बात बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था। आप लोगों को एक और कहानी सुनाता हूं। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उस समय पर सेंगोल नई संसद में ला करके रखा गया। सेंगोल एक तमिल शब्द से लिया गया है जो कि तमिल चोल वंश के समय पर सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक हुआ करता था कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर, एंड सेंगोल सौंप दिया जाता था एक राजा के दूसरे राजा को। दोस्तों पता है, ये जो सेंगोल है, जो अभी वाला सेंगोल उठा करके रखा गया है संसद के अंदर, ये नेहरू जी को स्पेशली बनवाया गया था। ये कोई चोल वंश का यूज किया जाने वाला सेंगोल नहीं है। हालांकि सेंगोल सौंपने की प्रथा चोल वंशियों की है, चोल साम्राज्य की है, परंतु वो जो सेंगोल है वो सेंगोल चोलों का नहीं है जो अभी ला करके रखा गया है संसद में। तो वास्तव में नेहरू जी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने कहा था 1947 में आजादी मिलने के पहले कि भैया एक काम करते हैं, चोलों की इस प्रथा का हम लोग अनुसरण करते हैं और सेंगोल आपको सौंपते हैं। तो राजा जी को चाचा जी ने कहा, यानी कि नेहरू जी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी से कहा कि ये बताइए सेंगोल मिलेगा कहां? तो चेन्नई में एक लोकल जौहरी से पहले सेंगोल बनवाया गया, और सेंगोल बनवाने के बाद रातों रात फ्लाइट से बहुत सारे पंडित, बहुत सारे धर्म के जानने वाले, वो सभी लोग आए, पथिगम से कविताएं गाई गईं, और 11 कविताओं के गाने के बाद अंततः सेंगोल 14 अगस्त 1947 की रात में नेहरू जी को सौंपा गया। ठीक है ना, 14 अगस्त 1947 की रात में नेहरू जी को सेंगोल सौंपा गया था, जिस सेंगोल की हम लोग चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ें, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर के दोस्तों हम और चर्चा करते हैं यहां पे। बताओ जल्दी से, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से कौन रिलेटेड था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से कौन रिलेटेड था? जॉन लॉरेंस है इल्बर्ट विधेयक विवाद से संबंधित, रिपन है, डफरिन है, कि मिंटो द्वितीय है? अच्छा, जानते हो मिंटो द्वितीय जो है ना, मिंटो द्वितीय की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, अपनी ही बात कर लेते हैं। अपनी मतलब मैं अपने आप को रिपन सिंह कहता हूं ना। तो भैया देखो, रिपन, जो रिपन है ना, रिपन को समझिए। रिपन को क्या कहा हमने? रिपन को कहा हमने सज्जन वाइसरॉय। वास्तव में यार ये वाइसरॉय बड़ा मस्त आदमी था। कभी पढ़ाएंगे आपको रिपन के बारे में, ऐसे ही 10-15 मिनट सेशन लेंगे तो फिर बताएंगे रिपन ने क्या क्या किया था। वास्तव में एक तो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है रिपन को, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और रिपन के बारे में एक बात यह है कि 1883 में जब ये इल्बर्ट विधेयक विवाद हुआ तो उस समय पर यह एक बिल था जिस बिल के तहत भारतीय जज यूरोपियों को सजा सुना सकते थे। तो अगर भारतीय जजों ने यूरोपियों को सजा सुनाना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भारत के जज हैं ये कोई बदला लेने के लिए, रेवेंज में आकर के प्रतिशोध लेने के लिए ज्यादा सजा वजा सुनाने लग जाएं यूरोपियों को। तो ये इल्बर्ट विधेयक विवाद हुआ था। इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय जज यूरोपियों की सुनवाई कर सकते थे, ये लाया गया था। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ा जाए। एक और प्रश्न है, कौन से वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? अब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1820, 1800, 1784 या 1767, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1784 में स्थापना की गई थी।
तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक और प्रश्न है हमारे पास, ये बताइए खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह कहां हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इसकी लोकेशन याद रखिए, मेघालय में, क्योंकि मेघालय में जो खासी जगह है, इसी खासी जगह पर चेरापूंजी और मासिम राम नाम के दो स्थान हैं जहां 1100 से 1200 सेंटीमीटर बारिश एक साल में होती है, और यह विश्व में किसी भी स्थान पर होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। अब आइए आते हैं, तीरथ सिंह खासी लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, और तीरथ सिंह ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 1829 के आसपास ये लड़ाई लड़ी थी। बताइए दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के बंगाल में 1876 में कौन से एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताओ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में कौन से एसोसिएशन को स्थापित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को स्थापित किए थे। कौन सा एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन। यह बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहुंची थी? अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पहुंची और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे गांधी जी, और गांधी जी के अलावा यहां पर और भी लोग थे, लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम हमें नहीं भूलना, वो हैं बाबा साहेब अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी यहां मौजूद थे, गांधी जी भी यहां मौजूद थे। अब बात यह थी कि जो गांधी जी हैं, वो गांधी जी ने यहां पर जो कुछ भी चर्चा की, उस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था रैमसे मैकडोनल्ड, और रैमसे मैकडोनल्ड इस पूरी मीटिंग का एक निष्कर्ष लेकर के आया 1932 में 22 अगस्त को। और 22 अगस्त सन 1932 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन आया है ना, इस दिन आया रैमसे मैकडोनल्ड का निष्कर्ष। और ये जो मैकडोनल्ड रिजल्ट था, इस मैकडोनल्ड रिजल्ट के हिसाब से ये कहता था कि दलितों के लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बना देना चाहिए, दलितों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ग बना देना चाहिए। अब अगर दलितों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ग बन गया तो भारत में एक तो हिंदू मुस्लिम में फूट वैसे ही पड़ चुकी है 1905 में कर्जन के द्वारा, अब हिंदुओं में भी फूट पड़ जाएगी तो अंग्रेजों का शासन करना और आसान हो जाएगा। इसलिए गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। तो गांधी जी ने 24 सितंबर सन 1932 को अंबेडकर जी के साथ मिलकर के एक पूना पैक्ट किया। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। और ये जो पूना पैक्ट है, इस पूना पैक्ट के तहत मैकडोनल्ड के निष्कर्ष को नकार दिया गया। तो दोस्तों ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच था? तो याद रखिएगा, ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में था। किसके किसके बीच में? गांधी एंड अंबेडकर। पॉइंट क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अवध किसान सभा, अवध का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वास्तव में लखनऊ के आसपास का क्षेत्र अवध कहलाता है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी अवध वाले क्षेत्र में है। अच्छा देखो, बड़ी मजेदार सी बात यहां पर जान लो, अवध किसान सभा का जो गठन है वो किया गया था 1920 के आसपास, और इसमें नेहरू जी ने अच्छी भूमिका निभाई थी। और यहां पर मोतीलाल नेहरू जी की बात हो रही है, याद रखिएगा। आगे चलें, ये बताओ कि शिशिर कुमार घोष द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? कौन सा न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित किया गया, फ्री हिंदुस्तान प्रकाशित किया गया, सत्यार्थ दर्पण प्रकाशित किया गया, या सोम प्रकाश? तो इसका सही उत्तर हम आपको बताएं, सही उत्तर है इसका अमृत बाजार पत्रिका। यह प्रकाशित की गई थी किसके द्वारा? तो दोस्तों शिशिर कुमार घोष द्वारा। यह बताइए तेभागा आंदोलन कहां चला? बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कि महाराष्ट्र में? दोस्तों ये बात है सन 1946 के आसपास की। कब की बात है ये? 1946 के आसपास की। 1946 के आसपास बंगाल में ये तेभागा आंदोलन चला। तेभागा मतलब लैंड के 3 भाग, तिभागा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, बताओ जल्दी से, भारत की पहली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनी थी? अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या सरोजिनी नायडू? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, और वो ये है कि राजकुमारी अमृत कौर।
है ना, राजकुमारी अमृत कौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया की पहली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर बनी। और ये बताइए कौन सा मंत्रालय दिया गया उनको, जल्दी से बताओ, राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा मंत्रालय दिया गया था अगर वो कैबिनेट की मिनिस्टर बनी थी तो? कौन सा मंत्रालय? एक और प्रश्न है आपके सामने, मंगल पांडे ने कौन से सार्जेंट को गोली मार दी थी? ह्यूसन को, बाक को, ह्यूरोज को या स्मिथ को? ठीक है, जल्दी से बताओ। अच्छा, दो को मारी थी, दो लोग थे। कौन थे दो लोग? तो दो लोगों में से एक का नाम तो आपको बताना है, दूसरे का नाम मैं बता रहा हूं। उसका नाम था बाघ। तो एक था बाघ और दूसरा था ह्यूसन। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ए उत्तर सही हो जाएगा, ह्यूसन और बाघ, इन दोनों को गोली मार दी थी मंगल पांडे ने, दो लोगों को। और ये जो गोली मारी गई थी ना, इस गोली के मारने के बाद फिर मंगल पांडे को अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। ये मार्च की घटना है। मार्च की घटना, अप्रैल में 1857 में फांसी दे दी गई और अप्रैल 1857 में फांसी देने के बाद मई 1857 में 1857 की क्रांति उठ खड़ी हुई। कहां पर मारा था गोली? तो यह भी याद रखिएगा, बैरकपुर में मारा था। जल्दी से बताओ, ये बैरकपुर की घटना है या नहीं, बंगाल की? ये आपसे एक प्रश्न है, आगे बढ़िए, बताइए जल्दी। कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे? बताओ दोस्तों, कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे? दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमारी कम्युनिटी पर, हमारे ग्रुप में, यानी जीएस बाय नवदीप सर वाले ग्रुप में, ये पीडीएफ इसी तरह से जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, ये सब कुछ लिखी लिखाई आपको मिलेगी। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और लिखना है डाउनलोडेड सर। लिख दीजिए कि हाँ सर डाउनलोड कर लिए हैं, डाउनलोडेड सर। और ऐप डाउनलोड करने की लिंक लगी हुई है कमेंट सेक्शन में ब्लू कलर से। फटाफट जल्दी से क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर, मेरे कहने पर कर लो यार। आप लोगों के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब बोल रहा हूं तो दिल से बोल रहा हूं। प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, उसमें मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो देखो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस भी था, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था, ऑल ऑफ दी अबव। क्रिप्स तो नेहरू जी का दोस्त भी हुआ करता था, कहे कि ये पहले 1942 में आ चुका था क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के। और ये जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आया था, तब गांधी जी ने कहा कि यार ये क्रिप्स मिशन तो कमजोर पड़ चुके बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फेलिंग ऑन, पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है आपके सामने, बताइए जल्दी। 1932 में किसने एविडेंस दिया लोथिया कमेटी के सामने? और बाद में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की 1938 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा भी बनी। अच्छा, जिन्होंने किया हुआ है डाउनलोड, हम उनको कुछ नहीं कह रहे, उनको बता देंगे कि क्या करना है। जिन्होंने नहीं किया, हम उनको कह रहे हैं कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ जल्दी। 1932 में भारतीय मताधिकार पर लोथियान समिति के समक्ष किसने साक्ष्य दिया? और 1938 में जाकर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा भी बनी। और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, है ना? हाँ, इसमें अब कंफ्यूजन पैदा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं उषा मेहता और कुछ लोग कह रहे हैं अरुणा अशरफ अली। अच्छा, तो चलो आज आपके लिए बढ़िया सा होमवर्क देता हूं। ये नहीं बताऊंगा इसका आंसर। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? इसको हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? इसको हमने कहा था इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या कहा था? इंडियन काउंसिल एक्ट कहा था। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1909 में आया। इसी में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक वर्ग बनाने की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए अलग, है ना, अलग निर्वाचक वर्ग। आगे बढ़ा जाए। एक और प्रश्न है आपके सामने, बताओ जल्दी से, है ना, बताओ। द फर्स्ट इंडियन फ्लैग to be hoisted on foreign soil was unfurled in by भीखाजी कामा in 1907। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भीखाजी द्वारा कहां पर फहराया गया था? ठीक है, जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होने वाला है इस प्रश्न का ना। क्वेश्चन है, The first Indian flag to be hoisted on a foreign soil was unfurled in which country by Bhikhaji Kama in 1907?
अरे जल्दी से बताओ। स्टगर्ट नाम की एक जगह हुआ करती थी, स्टगर्ट नाम की एक जगह हुआ करती थी, स्टगर्ट नाम की जगह, और स्टगर्ट नाम की जगह हुआ करती थी जर्मनी में। भीखाजी कामा ने पहला भारत का जो झंडा था वहां फहराया था। बिल्कुल सही, रशिया नहीं है भाई। बताओ, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में किस राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया? मतलब इसके तो अध्यक्ष भी हुआ करते थे चंद्रशेखर आजाद, है ना। अध्यक्ष कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, पंडित जी। क्या कहा जाता था चंद्रशेखर आजाद को? चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी कहा जाता था। चंद्रशेखर तिवारी नाम था इनका। ये मध्य प्रदेश में जन्मे थे। अब देखो दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, और ये HSRA के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, और इसमें एक्टिव मेंबर हुआ करते थे भगत सिंह जी। भगत सिंह जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? भगत सिंह जी को कहा जाता है शहीद आजम। और शहीद आजम को जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि 1908 में पैदा हुआ एक व्यक्तित्व जिसे 1931 में अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दे दी गई, वो अपनी किताब लिखता है तो कहता है कि मेरे जज्बातों से वाकिफ है कुछ इस कदर कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता हूं। 23 वर्ष की उम्र में अगर इस तरह के जज्बे के साथ आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो देश का आजाद होना तो तय है। आगे बढ़े, एक और प्रश्न है हमारे सामने, बताओ जल्दी से। यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर कौन हुआ करता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना, वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वैसे 1940 से लेकर के 1945 तक रहे हैं अध्यक्ष, INC के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी अबुल कलाम आजाद के नाम पर ही है। और फिर बाद में जो अबुल कलाम आजाद साहब है ना, अबुल कलाम आजाद साहब बनते हैं देश के पहले शिक्षा मंत्री। क्या कह बनते हैं दोस्तों? बनते हैं देश के पहले शिक्षा मंत्री। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है ये, नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट। चंपारण का जो इंडिगो मूवमेंट है, वो चंपारण का इंडिगो मूवमेंट का नेशनल लीडर कौन हुआ करता था? चलो, किसी ने इतनी देर में जाकर के मेरी हंसी की तारीफ की है, थैंक यू दीपांजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बताओ जल्दी से। प्रतिमा आपको बता देंगे। Who was the national leader of चंपारण इंडिगो मूवमेंट? तो भैया नेशनल लीडर तो एक ही हुआ करते थे इसके, महात्मा गांधी। बल्कि इसके लोकल लीडर का नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बता दीजिएगा कि राजकुमार शुक्ला जी जो थे, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था 1917 में चंपारण नाम की जगह पर आंदोलन करने के लिए। और वहां जाकर के महात्मा गांधी ने 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ, किसके खिलाफ भैया? 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके दोस्तों ये बताइए, खेड़ा सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था? 1914 में, 15 में, 17 में, 18 में? तो खेड़ा जो सत्याग्रह है ना, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। 1915 में तो महात्मा गांधी वापस आए। 1917 में उन्होंने पहला आंदोलन किया जिसे चंपारण के नाम से जाना जाता है। 1918 में उनके 2 आंदोलन हैं, जिसमें से उनकी पहली भूख हड़ताल भी शामिल है। महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल हुई थी अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल। तो उन्होंने मतलब वो भूख हड़ताल की थी, जिसको बोलते हैं कि उन्होंने आमरण अनशन टाइप का कर दिया था। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी। आगे बढ़े तो एक और प्रश्न है हमारे सामने, बताओ जल्दी से। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में किसको किसको फांसी दे दी गई थी? बताया था, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में किसको किसको फांसी दे दी गई थी? दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। वैसे इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था राम प्रसाद सिंह तोमर, पर बिस्मिल का इन्होंने टाइटल लिया था। और इन्होंने एक बहुत अच्छी सी कविता को रिसाइट भी किया था दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं कि वो कविता कौन सी है। कविता तो सुने होंगे ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन सी कविता है दोस्तों? कविता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है,
है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और एक लाइन इसकी है ना बड़ी मस्त सी, दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखो, काकोरी ट्रेन घटना में किसे फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, जल्दी से एक प्रश्न है आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? बताओ कौन है अगस्त आंदोलन वाले? भैया मैं आपको बता दूं, रोज सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है, रोज सुबह 9 बजे, और रोज दोपहर 3 बजे भी मेरी क्लास होती है। तो दोनों क्लासेस आप कर सकते हो, रोज सुबह 9 बजे, रोज दोपहर 3 बजे, सुबह 9 बजे 3 बजे दोपहर को, सुबह 9 बजे 3 बजे दोपहर को, याद रखोगे? चलो अब आगे बढ़ें। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहां पर क्या था? अगस्त मूवमेंट ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले। आगे चल करके रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष में पारित कर दिया गया था? रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ना ब्लैक एक्ट, इसे ही कहा जाता है काला कानून। और आप लोगों ने सुना है कि ये जो काला कानून है, काला कानून का जो टाइटल था वो क्या था? ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील। जानते हो, कहा गया था कि कोई भी भारतीय को संदेह के आधार पर पकड़ करके 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब सोचो आप कि किसी भारतीय को ऐसे पकड़ के जेल में डाल दो, मतलब ये तो फर्जी बात हो गई ना। तो ये ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये कब आया? 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के बाद हुआ था। अब एक बात जल्दी से, एक प्रश्न है हमारे यहां पर, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को किसने शुरू किया था? दोस्तों बताइए, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग जानते हो, ये शुरू किया गया था A.O. ह्यूम द्वारा। एक बार तो A.O. ह्यूम का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया था। अब बताइए, ऐसे भी प्रश्न है ना। तो देखो दोस्तों, इनका नाम क्या हुआ करता था? इनका नाम हुआ करता था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है इनका? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पूरा पॉइंट याद रखना। चलो आगे बढ़ें। एक और प्रश्न है हमारे सामने, ये बताओ, लाला लाजपत राय है ना, लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे जब उनके ऊपर पुलिस वालों ने नृशंसता की? बताइए, लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर नृशंसता की थी? दोस्तों, हमें पंजाब केसरी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए हुए योगदान को भूलना नहीं है, उनके बलिदान को भूलना नहीं है। बात है 30 अक्टूबर सन 1928 की। साइमन कमीशन भारत आया था, जो चाहता था कि भारत में संविधान लागू किया जाए अंग्रेजों के हिसाब से। उसमें 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश हुआ करते थे। उन्हीं का विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी कह रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और लाहौर में हुजूम जोड़ के रखा था इन्होंने। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद घायल हुए लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पे किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के शासन में ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। Every stick you are beating on my head is going to be the last nail in the coffin of British Empire in India। ये बात कहने का साहस था इन लोगों में, तब जाकर के देश को आजादी मिली है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ये, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आगे बढ़ा जाए, तेभागा मूवमेंट किससे रिलेटेड है? देखो दोस्तों, तेभागा मूवमेंट 1946 के आसपास जो मैंने कहा था, ये वास्तव में एग्रेरियन का मतलब ये कृषि से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित कानून है। दोस्तों अब जल्दी से बताओ, आज आप लोगों को क्लास में मजा नहीं आ रहा क्या? आज मतलब मैं देख रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स आज 2000 होने चाहिए थे, वो आज इतने कम क्यों रह रहे हैं? बताओ दोस्तों, शेयर नहीं किया आप लोगों ने सेशन? बताइए 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 बताइए। गैर सहकारिता आंदोलन के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अरे असहयोग आंदोलन है, गैर सहकारिता नहीं है। क्या है ये? असहयोग।
मैं खुद भी सोच रहा हूं कि गैर सहकारिता नाम का कौन सा आंदोलन जल गया भारत में। गूगल वाले कुछ भी ट्रांसलेट कर देते हैं। बताइए दोस्तों, ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्णय का कौन सा सत्र था जिसने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था? बताओ, है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर सेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, नागपुर सेशन की अध्यक्षता 1920 में कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, सी विजय राघव चारियार। क्या नाम था उनका? सी विजय राघव चारियार। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब असहयोग आंदोलन को भारत में शुरू किया जाना था, उस समय पर 1920 में प्रस्ताव लाया गया था। और जब प्रस्ताव लाया गया था तो प्रस्ताव एक स्पेशल सेशन बुला करके लाया गया था। और ये जो स्पेशल सेशन गांधी जी ने बुलाया था, इस सेशन को बुलाया गया था कलकत्ता में। तो 1920 में 2 सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये जो स्पेशल सेशन है वो हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिनके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की, पंजाब केसरी यानी कि लाला लाजपत राय। तो यहां पर याद रखिएगा, प्रस्ताव लाया गया इस वाले स्पेशल सेशन में, और प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो दोस्तों, नागपुर सेशन में, जो कि रेगुलर सेशन हुआ करता था, उस रेगुलर सेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यह पॉइंट याद रखिएगा, रेजोल्यूशन वाज पास्ड। चलो अब आगे चलते हैं, एक और प्रश्न को करते हैं। यह बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वदेशी मूवमेंट के समय पर कौन हुआ करता था अध्यक्ष? Who was the president of Indian National Congress during the स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट मतलब हम बात कर रहे हैं सन 1905 की, और सन 1905 में जो अध्यक्षता थी वो बनारस के सेशन के गोपाल कृष्ण गोखले के हाथों में थी। किसके हाथों में थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी और जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। 1906 में अध्यक्षता जाती है दादा भाई नौरोजी के हाथ में। 1907 और 1908 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। आगे बढ़े तो ये बताइए, वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी? या वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कौन से आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे? भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन या स्वदेशी? तो देखो दोस्तों, एक बात आपको बता दें, सही उत्तर क्या है इसका? बारदोली। और बारदोली का जो सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। यहां के किसानों के लिए सफल आंदोलन किया, और किसान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। क्या उपाधि दी थी दोस्तों? याद रखिएगा, सूरत की किसान महिलाओं के द्वारा दी गई उपाधि है। किसान महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। एक और प्रश्न है, 3 कठिया सिस्टम चंपारण में क्या था? नील की खेती 3/20 भाग में करना, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 33% ऑफ एरिया ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन 30% एरिया ऑफ लैंड, या नन ऑफ दिस? क्या है भैया? 3/20 भाग पर नील की खेती, 33% भूभाग पर नील की खेती, 30% भूभाग पर नील की खेती, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है, बहुत सही। तो चंपारण में 3 कठिया का तात्पर्य यह था कि 3/20 भाग पर इंडिगो का कल्टीवेशन। कितने बटे भाग पर? 3/20 भाग पर इंडिगो का कल्टीवेशन। चलो आगे बढ़ें, एक और प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बटना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बटने के बाद नरम दल और गरम दल का उद्भव होना। दोस्तों, यह जो उत्तर है, यह उत्तर आप लोग वैसे भी देख पाओगे, स्वदेशी आंदोलन के बाद ही यह हुआ था। देखो, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट किस लिए खिलाफ थे? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। वो कहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, आपकी याचनाएं, प्रार्थनाएं, सभाएं करने से नहीं मानने वाले ये अंग्रेज। आप लोगों के काम करने का जो नरम तरीका है उससे अंग्रेज बिल्कुल नहीं मान रहे। और ये जो अंग्रेजों के ना मानने वाली बात थी, ये स्वदेशी आंदोलन से ही फूट पड़ी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और
बिपिन चंद्रपाल, ये चारों लोग पूरी तरह से एक्सट्रीम वाले ग्रुप में चले गए, गरम दल के नेता। और गरम दल के नेता ने कहा कि हटाओ, है ना, गरम दल के नेता ने कहा हटाओ, ये सब बातें नहीं चलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो इस समय पर एसएससी एग्जाम्स की, तो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको जानदार तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग दे रहे हैं एसएससी का महापैक, वो भी बिल्कुल डिस्काउंट में। मैं अभी आपको बताता हूं क्या क्या कर सकते हो आप। जैसे ये जो महापैक है, इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी होती हैं, और भैया ई बुक्स भी। ये पता है आपके लिए क्यों लेकर के आते हैं? इसलिए लेकर के आते हैं ताकि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करना भी आसान हो जाए, रिवीजन करना भी आसान हो जाए, और दुनिया भर की चीजें जो आप इकट्ठा करना चाहते हो अपने परीक्षा को पास करने के लिए, वो भी कर लो। तो सबसे पहले अड्डा ऐप डाउनलोड करो तुरंत। तो इसकी हम पीडीएफ भेज दें उसमें, जल्दी से अड्डा ऐप डाउनलोड करो और फिर लिखो कि डाउनलोडेड सर। अड्डा ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो देखो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लगी हुई है, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए जो लिंक है वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में नहीं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है अड्डा ऐप डाउनलोड करने की। उसके अंदर बताएंगे क्या करना है। पर फिलहाल दोस्तों फ्लैट 79% ऑफ है और 1% कॉइन आपको मिलेगा। ये दोनों ही ऐप डाउनलोड करने के बाद एक काम करने पर मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हो आने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी एग्जाम्स की, स्टेनोग्राफर तो आपको है ही, तो भैया लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, रिवीजन बैच मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो कोर्स मिल जाएंगे, सभी तरह की ई बुक्स और नया नया सब्सक्रिप्शन जो भी होगा वो सब इस एसएससी के महापैक में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एसएससी का महापैक जो है ना, वो एसएससी का महापैक होने वाला है आपके लिए एकदम वरदान। ठीक है, एसएससी का जो महापैक है, एसएससी का महापैक होने वाला है आपके लिए वरदान। तो एक बार जल्दी से बता देते हैं कि करना क्या है दोस्तों। करना बस इतना सा काम है कि आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के अंदर पहुंचिए, और ऐप के अंदर पहुंचने के बाद देखिए यहां पर एसएससी चूज कर लीजिएगा। एसएससी चूज करने के बाद देखो यहां पर ऑप्शन आएगा दूसरा नंबर वाला कम्युनिटी का। तो ये कम्युनिटी पर क्लिक करना होम पेज में। कम्युनिटी के अंदर आपको इसे एक्सप्लोर ग्रुप का ऑप्शन आएगा, और एक्सप्लोर ग्रुप में आपको ये ग्रुप दिखेगा जीएस बाई नवदीप सर। ये ग्रुप आपको दिखेगा। इसी ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए हमने लिखा भी हुआ अर्जुन बैच सेशन लिंक एंड पीडीएफ 24 मई, ये हम देते रहते हैं यहां पर। दूसरी बात, एक्सप्लोर ग्रुप के अंदर इसे स्क्रॉल कर लेना ग्रुप को। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से किसी भी परीक्षा की, तो आज जो इंडिपेंडेंस डे की सेल है उसको बस कैसे लेना है, गूगल पे जाइए। ऐप डाउनलोड कर ही लिया है, गूगल में जाके लिख दो अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 सर्च करोगे देखो यहां पर ये निकल करके आएगा। अड्डा 24/7 एसएससी चूज कर लेना इस वेबसाइट के अंदर। भैया एसएससी के अंदर एसएससी का महापैक देखो, और देखिए सारे के सारे थीम किस रंग में हो गई है, हमारे तिरंगे के रंग में। तो ये हमारे तिरंगे के रंग में थीम है। 2759 रुपए का ये जो आपको दिख रहा है ना, दीजिएगा मत इतना। क्या क्या आपको फायदा मिलेगा पहले वो जान लीजिए, और उसके बाद फिर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो देखिए 2000 घंटे की लाइव क्लास, 4353 टेस्ट सीरीज, 1109 ई बुक्स और 27555 वीडियोस। वैलिडिटी देखिए 12+12 महीने की। और इसमें ना सिर्फ आपका सीजीएल बल्कि सीएचएसएल, स्टेनो है ना, स्टेनो के अलावा एमटीएस, उसके अलावा जो भी आपका सीपीओ एग्जाम है, जो भी आपका आने वाला जीडी और सिलेक्शन पोस्ट जैसा एग्जाम है, ये सारा का सारा एग्जाम आपको क्लियर करवा देगा एक अकेला बैच। कौन सा भैया? वो है एसएससी का महापैक। बाय नाउ करोगे ना, बाय नाउ करो और यहां पर एक कूपन कोड जरूर डालो। अभी ये 2759 दिख रहा है, देखो अभी दिखाते हैं Y263। जैसे ही Y263 लगाया देखो 2519 का हो गया। कितना का हो गया भैया? 2519 का। और अभी बताएं और डिस्काउंट चाहिए ना, तो एक काम करिए जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जो ऐप डाउनलोड करेंगे ना वो ऐप के अंदर, ऐप की लिंक कहां है? कमेंट सेक्शन में। ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे कॉइन्स बहुत सारे। तो ये जो कॉइन मिलेंगे ना, ये जो सिक्के मिलेंगे, इसको हार्नेस करने का एक ही तरीका है, कूपन कोड लगाना है ना आपको। तो
तो देखिए भैया, कूपन कोड आपको दे करके जा रहे हैं, कूपन कोड लगाइए और देखिए तगड़ा डिस्काउंट पाइए। तो कूपन कोड है हमारा Y263 और ये ऐप के अंदर ही कूपन कोड लगाइएगा तो ये जो 2519 आपको दिख रहा है ना, ये 2519 भी नहीं देना पड़ेगा, ये काम आपका 2450 रुपए में ही हो जाएगा ऐप के अंदर। और 2450 में 12 + 12 महीने यानी 24 महीने की वैलिडिटी। अरे 100 रुपए महीने में तैयारी कर रहे हो बाबू, अब इससे ज्यादा सस्ते में क्या करोगे। 100 रुपए महीने में तैयारी, 100 रुपए प्रति महीने, समझ रहे हो। अभी 1:45 पर फिर जुड़ेंगे आपके साथ, तो जुड़ना मत भूलिएगा। 1:45 पर जुड़ेंगे और फिर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि क्या करना है आप सभी लोगों को आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धन्यवाद, ख्याल रखो। 1:45 पर मिलते हैं 10 मिनट बाद, तब तक पानी पी लें थोड़ा सा। जय हिंद, नमस्कार। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसका PDF लेने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, और जो लोग ऑनलाइन अभी लाइव देख रहे हैं वो लोग देखिए कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर अड्डा ऐप की लिंक लगी हुई है। एक बार ऐप अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लेना, काम हो जाएगा, PDF डाउनलोड होने लग जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं 1:45 पर।